नेहा का मन आज सुबह से ही घर के कामों में नहीं लग रहा था। उत्सुकतावश वह बार बार अपने चौथे मंजिल के फ्लैट की छोटी सी बालकनी से झांक कर देख रही थी कि सामने वाले बंगले में कौन रहने आने वाला है। कल बंगले का सामान तो आ गया था, बस इंतजार था तो उसमें रहने वाले लोगों का। इससे पहले जो लोग इस बंगले में रहते थे वे इतने नकचढ़े थे कि फ्लैट में रहने वालों को तुच्छ सी नज़रों से देखते थे। उन्हें अपने पैसों का इतना घमंड था कि आंखें हमेशा आसमान की तरफ ही रहती थीं। नेहा ने कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर उस बंगले वाली महिला ने घास नहीं डाली। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपने पैर जमीन पर ही रखने चाहिए। हमेशा आसमान में देखने वाले कभी कभी औंधे मुंह गिरते हैं। इन बंगले वालों का भी यही हुआ। छापा पड़ा, इज्जत बचाने के लिए रातों रात बंगला बेचकर पता नहीं कहाँ चले गए। अरे, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? सो गई क्या? पति की आवाज़ सुनकर नेहा हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। अरे, ये तो सारी सब्जी ही जल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? कल से देख रहा हूँ कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। बंगले वालों का इंतज़ार तो ऐसे कर रही हो जैसे वो बंगला तुम्हें उपहार में देने वाले हो। अब बिना टिफ़िन के ही दफ्तर जाऊँ क्या, या कुछ बनाने का कष्ट करोगी? पति की जली कटी बातें सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी जल्दी दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। सच ही तो कह रहे हैं ये। सत्यानाश हो इन बंगले वालों का। सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। पर नेहा भी करे तो क्या करे। बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ी होगी, पलकों पर बैठाने वाला पति होगा। पर सारे सपने चकनाचूर हो गए। छोटा सा फ्लैट, पुराना सा स्कूटर, सीमित आय और वो घर की नौकरानी। सारा दिन किचन में खटती रहती है वह। उस पर पति के ताने कि ढंग से पढ़ी लिखी होती तो इस महंगाई के दौर में नौकरी करके घर चलाने में मदद तो करती। कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों को तो घर में पढ़ा लेती। इतने महंगे ट्यूशन की फीस बचती। मन जार जार रोने को हो आया, पर मुझे घर गृहस्थी के काम चैन से करने भी नहीं देते। जैसे तैसे टिफ़िन तैयार करके पति को थमाया। गुस्से के मारे पतिदेव ने टिफ़िन लिया और बिना उसकी तरफ देखे चलते बने। जब तक पति की ये बेरुखी नेहा के दिल को अंदर तक कचोट जाती है। कितना गुमान था उसे अपनी खूबसूरती पर पति के मुंह से तो कभी तारीफ के दो बोल भी नहीं निकलते। सुनने को कान तरस गए उसके। तभी कार की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूटी। थोड़ी देर पहले का सारा वाकया भूलकर वह दौड़कर बालकनी में पहुंच गई। लगता है बंगले वाले लोग आ गए। कार से उतरती महिला को देखकर नेहा अंदाज़ा लगाने लगी। उम्र में तो मेरे जितनी ही लग रही है। अरे, ये तो कांची जैसी दिख रही है। नहीं नहीं, वह इतने बड़े बंगले की मालकिन कैसे हो सकती है? पर नहीं, ये तो वो ही है। उसने झट से अंदर आकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर लिया। उफ, ये यहाँ कैसे आ गई? इतनी बड़ी दुनिया में इसे रहने के लिए मेरे घर के सामने ही जगह मिली। आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो। वो कांची ना हो, कोई और हो। पर वो तो वही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। वैसे ही इस घर में कौन से जन्नत के सुख थे, ऊपर से ये नई बला आ गई। अस्त व्यस्त फैला हुआ घर, किचन में बिखरा हुआ फैलारा, ढेर सारे जूठे बर्तन, सब बेसब्री से नेहा की बाट जो रहे थे। पर आज तो उसका मन एकदम खिन्न हो गया था। सारा काम छोड़कर वह बेमन से बिस्तर पर लेट गई। कितने वक्त बाद आज कांची को देखकर फिर अतीत के गलियारों में भटकने लगी। पुराने भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में घर था उसका। प्यारा सा, अपनों से भरा पूरा घर, और घर के साथ ही सबके दुख में रोने के लिए कंधा देने वाले, खुशियों में दिल से खुश होने वाले, अपनातों से भरपूर अपना सा प्यारा मोहल्ला। हर एक के रिश्ते को पूरा मोहल्ला जीता था। लेकिन अब घर से निकलते ही दिखावटीपन का मुखौटा हर किसी के चेहरे पर चढ़ जाता है। आत्मीयता का नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस दौड़ते भागते भावविहीन चेहरे, जिन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। अपना घर और अपना मोहल्ला याद आते ही नेहा की आंखें डबडबा गई। उसी प्यार से अपने से मोहल्ले में उसकी पड़ोसी थी कांची। दोनों के पिता एक ही सरकारी स्कूल में टीचर थे। वे दोनों भी उसी स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थी। दांत काटी दोस्ती थी। फर्क बस इतना था कि जहां कांची कक्षा में प्रथम आती थी, वहीं नेहा सबसे आखिरी स्थान पर। यूँ समझो बस जैसे तैसे नैया पार हो जाती थी। एक फ़र्क और था दोनों में।
कांची साधारण नैन नक्श की सांवली सी लड़की थी, वहीं नेहा एकदम गोरी चिट्टी, तीखे नैन नक्श, लंबे बाल। ऐसा लगता था जैसे बड़ी फुर्सत से बनाया है उसे। पर इन सब से परे उनकी दोस्ती थी। उसे कांची की पढ़ाई से या कांची को उसकी सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दूसरे को देखे बिना उनका गुजारा न था। पर हाय रे किस्मत, उनकी दोस्ती को जाने किसकी नज़र लग गई। नज़र क्या लग गई, उम्र का 16वां 17वां साल होता ही दुखदाई है। पता नहीं कितने रिश्तों की बलि चढ़ा देता है। यही तो उसके साथ हुआ। 16वां साल लगते लगते उसका रूप ऐसा निखरा कि देखने वाला पलक झपकाना ही भूल जाए। और बस यही रूप उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। उसे लगने लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कोई है ही नहीं। पहले जब कांची उसे पढ़ाई करने की सलाह देती थी तो वह उसके साथ बैठकर थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी और शायद उसी की बदौलत वह 10वीं तक जैसे तैसे पहुंच गई थी। पर अब उसे कांची का टोकना अच्छा न लगता था। जिसकी भड़ास वो उसके रंग रूप का मजाक उड़ाकर निकालती थी। जिस दिन अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आया था, वो दिन शायद उनकी दोस्ती का आखिरी दिन था। जहाँ कांची ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वहीं नेहा ने सिर्फ पास होने के लायक नंबर मिले थे। शिक्षकों की डांट से उसके मन पहले से ही खिन्न था। जैसे ही कांची ने उसे समझाना चाहा, वह उस पर पूरी कक्षा के सामने चिल्लाई थी। क्या क्या नहीं कहा था उसने उस दिन। अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? प्रथम आकर क्या तीर मार लेगी। कोई शादी भी नहीं करेगा तुझसे। चूल्हे में जाए ऐसी पढ़ाई। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है कि ब्याहने के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। तुम पड़ी रहो किताबों में औंधी। इतने अपमान के बाद भी कांची ने इतना ही तो कहा था। रंग रूप अपनी जगह है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, पर शिक्षा हमारी आंतरिक सुंदरता को निखारती है और हमेशा हमारे साथ रहती है। और उसकी आंखें भर आई थी। आज भी वो बातें याद करके अपने आप पर शर्म आती है। उस दिन के बाद उसने मुझसे बात नहीं की। मैं तो करने से रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल ही पढ़ने में मन नहीं लगता, बस सपनों में खोई रहती। नतीजा 10वीं में सप्लीमेंट्री आ गई। वही कांची ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कभी गुस्सा ना करने वाले पिताजी का गुस्सा उस दिन चरम पर पहुंच गया। इतने गुस्से में हम भाई बहनों ने पिताजी को कभी नहीं देखा था। उनका गुस्सा जायज़ था। स्कूल में दबी छुपी आवाज़ में उन्हें सुनने को मिला था कि अपनी लड़की को तो पढ़ा नहीं पाए, दूसरे के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सारे भाई बहन तो हमेशा पिताजी से ही पढ़ते थे। बस मैं ही उस वक्त कांची के साथ पढ़ने का बहाना बनाकर उस घर से भाग जाती थी। अब तो मेरी शामत ही आ गई थी समझो। पिताजी की दिनचर्या बहुत ही व्यवस्थित थी। वह सुबह 5 बजे उठकर टहलने जाते थे। अगले दिन से उन्होंने मुझे भी अपने साथ उठा दिया और पढ़ने के लिए बैठाकर टहलने चले गए। जब वे लौट कर आए तो देखा कि मैं किताबों के ऊपर सिर रख कर सो रही हूँ। उस दिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया था, पर मेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगी। जब 4-5 दिनों तक यही हाल रहा तो पिताजी ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने सुबह मुझे पढ़ने बैठाया और मेरी दोनों चोटियों को एक रस्सी में बांधकर छत के कुंडे पर अटका दिया और मेरी गर्दन बस इतनी ही हिल रही थी कि मैं किताब की तरफ देख सकूं। पढ़ने की हिदायत देकर पिताजी टहलने चले गए। मेरा हाल तो देखने लायक था। नींद के झोंके से जैसे ही सिर झुका, बालों की जड़ें ऐसी खिंची कि हजारों लाल चींटियां चिपक गई हों। उस दिन मैंने नींद को भगाने की दिल से कोशिश की थी, पर पढ़ाई में मन भी तो लगे। 1 घंटे तक नींद और चोटियों के बीच युद्ध चलता रहा और आखिरकार नींद के आगे पढ़ाई ने हार मान ली। और जब दर्द सहन करने की शक्ति खत्म हो गई तो मैं चीख मारकर जोर जोर से रोने लगी। पिताजी की मामूली तनख्वाह में 4 बच्चों को पालती माँ, पिताजी के आदर्शों को ढोती माँ, घर के अभावों को दूसरों से ढांकती छुपाती माँ, दिन भर कामकाज में थी, गहरी नींद में सोई हुई थी। मेरी चीख सुनकर माँ बदहवास सी उठी और दौड़ी। मेरी हालत देखकर वह वहीं जड़ हो गई। चोटियों के लगातार खींचने से मेरी पूरी गर्दन लाल हो गई थी। ऊपर से रंग इतना गोरा था कि नींद और रोने से पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। ठीक उसी वक्त पिताजी का आना हुआ। हे राम, उस वक्त माँ ने पिताजी की जो फजीहत की, बाप रे बाप। माँ ने पूरी दुनिया की लानतें पिताजी को दे मारी। मेरी फूल सी बच्ची का ये क्या हाल कर दिया। खबरदार, जो आज के बाद इसको पढ़ाया तो आपने किताबों में इतना सिर फोड़कर कौन सा ताजमहल बनवा लिया हमारे लिए। कौन से कलेक्टर बन गए आप जो इसे बनाने चले हो। मेरे जरिए माँ ने शायद उस दिन एक ईमानदार शिक्षक के घर के आर्थिक अभाव का गुस्सा निकाला था।
जो इतने सालों में उनके अंदर किसी सुप्त ज्वालामुखी की तरह दबा हुआ था। किसी से ना डरने वाले पिताजी भी उस दिन माँ का वो रूप देखकर दंग रह गए थे। कुछ भी ना बोले और उस दिन के बाद पिताजी ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मुझे तो समझो मुँह मांगी मुराद मिल गई। इसके कुछ ही दिनों बाद कांची के पिताजी का ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। इतना सब होने के बाद भी जाने से पहले वह मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आई थी, पर मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली और हमेशा के लिए चली गई वह। मेरा ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह से हट चुका था। 10वीं में लगातार 3 वर्ष फेल होने के बाद परेशान होकर पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मेरी छोटी बहन ही 11वीं में पहुंच गई थी। अब तो स्कूल जाते भी मुझे शर्म आने लगी थी। पढ़ाई छूटने पर मैंने चैन की सांस ली और शायद स्कूल के शिक्षकों ने भी। अब तो मैं पूरी तरह से आज़ाद थी। पत्रिकाओं में से खूबसूरती के नुस्खे पढ़कर उन्हें आजमाना, हीरोइनों के फ़ोटो कमरे में चिपकाना और सपने के राजकुमार का इंतज़ार करना, यही मेरे जीवन का ध्येय बन गए थे। पर एक एक करके सपनों के महल चकनाचूर होने लगे। सुंदरता की वजह से एक से बढ़कर एक रिश्तों की लाइन लग गई, पर जैसे ही उन्हें पता चलता कि लड़की 10वीं तक भी नहीं पढ़ी, सब पीछे हट जाते। ना पिताजी के पास देने के लिए भारी भरकम दहेज था। मेरी वजह से पूरे घर में मातमी सा सन्नाटा पसर गया था। सब मुझसे कटे कटे से रहने लगे। पिताजी भी चारों तरफ से निराश हो चुके थे। तब इनका रिश्ता आया। इकलौता लड़का था, वो भी सरकारी ऑफिस में क्लर्क। माँ बाप गांव में रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी। उन्हें लड़की की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस सुंदर लड़की चाहते थे और जैसे तैसे पिताजी ने मेरी नैया पार लगा दी। फ़ोन की घंटी बजी और आवाज़ से नेहा हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। वह फ़ोन उठाती, तब तक फ़ोन बंद हो चुका था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही नेहा चौंक उठी। उफ़, 1 बज गया। सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। बच्चों के आने का वक्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही नहीं है। अपने को लगभग घसीटती हुई वह किचन में पहुंची। प्लेटफॉर्म पर पड़ा फैलारा, सिंक में पड़े जूठे बर्तन पलक बिछाए उसकी इंतज़ार कर रहे थे। हाय रे, क्या ज़िंदगी हो गई है। सारी उम्र चौका बर्तन में निकली जा रही है, पर काम तो किसी भी हाल में करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह जैसे तैसे हाथ चलाने लगी। शाम को पतिदेव ने चाय पीते हुए गौर किया कि रोज़ की अपेक्षा आज उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही मायूसी छाई हुई है, तो चुटकी लेते हुए बोल पड़े, क्या हुआ, तुम्हारी वो बंगले वाली नहीं आई क्या, जो चेहरे पर मातम छाया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो आ गई है। आपको पता है कि वो कौन है? अरे भाई, मैं अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ जो मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा। वो मेरे बचपन की सहेली कांची है। अरे वाह, ये भी खूब रहा। तुम्हारे बंगले वाले पचड़े का अंत तो हुआ। तुम हमेशा बंगले वाली से दोस्ती करना चाहती थी। लो, तुम्हारी दोस्त ही आ गई। फिर भी चेहरा लटका हुआ है। आपको कुछ भी तो पता नहीं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। स्कूल के दिनों में उससे मेरी लड़ाई हो गई थी। किस मुंह से उसके सामने जाऊंगी। इतना सुनना था कि पतिदेव चाय का प्याला टेबल पर पटकते हुए चीखे, ऊपर वाला बचाए तुमसे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो। उसके सामने नहीं जा सकती तो क्या घर में छुप कर रहोगी। बंगले वाली यहाँ घूमने नहीं आई है, रहने आई है। सुबह से पति की डांट, कांची को देखकर सारे दिन का तनाव, शाम को फिर पति की फटकार। नेहा का सब्र का बांध टूट गया। बाथरूम में घुसकर वह रो पड़ी। सबके सामने तो रो भी नहीं सकती थी। आंसू देखते ही पतिदेव हत्थे से ही उखड़ जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझाना उसके बस के बाहर है। कांची को सामने आए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों से अंदर ही अंदर घुटन और तनाव में उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह बरसों से बीमार हो। रात को खाने की थाली में दाल देखते ही जैसे घर में तूफान आ गया था। पति ने थाली उठाकर रसोई घर में पटक दी और गुस्से में दहाड़ पड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, या सारी सब्जी वाले मर गए हैं, या फिर घर में इतनी कंगाली आ गई है कि सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। 2-3 दिन हो गए, इंसान कब तक सब्र करे। सुबह आलू, टिफ़िन में आलू, रात को दाल चावल, इंसान कब तक खाए। हद हो गई है किसी बात की। एक सब्जी खरीदने का काम तुम्हारे जिम्मे है, क्या वो भी नहीं कर सकती। तुम्हारा ये खाना तुम ही खाओ, हम लोग अपना इंतज़ाम कर लेंगे। गुस्से में बच्चों को लेकर पैर पटकते हुए घर से निकल गए। नेहा सिर पकड़कर धम्म से सोफे पर बैठ गई। उफ, ये क्या हो गया मुझसे। सच ही तो कह रहे हैं, आज 3 दिन हो गए, कहीं कांची ना देख ले। इस डर से वह सब्जी लेने तक नीचे नहीं उतरी। सब्जी वाला रोज आवाज़ लगाकर चला जाता है,
कांची तो हमेशा के लिए यहाँ रहने आई होगी, ऐसे में कब तक वह घर में छिप कर बैठेगी। उफ, इसे भी पूरी दुनिया में क्या यही जगह मिली थी रहने के लिए। भगवान भी पता नहीं किस बात की सज़ा दे रहा है मुझे। पतिदेव का गुस्सा सुबह भी 7वें आसमान पर था। ना कुछ खाया, ना टिफ़िन लेकर गए, बिना बात करे ऐसे ही ऑफिस चले गए। दुखी और उदास मन से वह अपने आप को कोसती हुई सब्जी वाले का इंतज़ार करने लगी। पर यह क्या, 1 घंटा हो गया लेकिन सब्जी वाला तो आया ही नहीं। लगता है 3 दिन से सब्जी नहीं ली। तो उसने आवाज़ ही नहीं लगाई। सारा ज़माना मेरी जान का ही दुश्मन बन बैठा है। वह उठने ही वाली थी कि दूसरे सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई पड़ी। अमूमन इससे वो कभी सब्जियां नहीं खरीदती थी, क्योंकि वो सब्जियों को हाथ लगाने पर झल्लाता था, जैसे किसी ने उसकी नई नवेली दुल्हन को छू लिया हो। पर मरती क्या न करती। थैला लिए सीढ़ियों से उतरकर सब्जी लेने पहुंची। सब्जी वाले ने भी ताना मारने का मौका नहीं गंवाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद, मेरे ठेले से जो आप सब्जी खरीदने आई। मन में तो आया कि उसका मुंह नोच ले, पर हायरी किस्मत, क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। मन ही मन कूड़ते हुए थैला लेकर वह मुड़ी ही थी कि नीचे के फ्लैट वाली मिसेस काटजू लगभग दौड़ती हुई सी आई। उन्हें किसी से भी बात करने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ता है। तब से, जब से उन्हें यह बात समझ में आई कि उन्हें देखते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। इसमें गलती लोगों की नहीं, उनकी फितरत ही ऐसी है। हंस हंस कर लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कना उनके हिसाब से उनका प्यारा शगल था। पर उन्होंने नेहा को गायब होने का मौका ही नहीं दिया। अरे नेहा, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? 2-3 दिन से दिखाई नहीं पड़ी। चेहरा भी कैसा पीला पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। अरे भाई, इतना भी क्या काम करना कि आसपास की खबर ही ना हो। पर इसमें तुम्हारा भी क्या दोष, तुम्हारे यहाँ बाई तो है नहीं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वक्त तो लगेगा ही। नेहा को मिसेस काटजू की इसी आदत से सख्त चिढ़ थी। जब भी मिलती ताने मारने से बाज नहीं आती। खैर छोड़ो ये सब। पता है, सामने वाले बंगले में जो आई है ना, वो पहले वाली से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर है पर घमंड जरा सा भी नहीं। खुद भी बैंक में अफसर है। कल शाम को मैं इनके साथ घूमने के लिए निकली थी ना, तब वह मिली थी। सारा दिन तो वह बैंक में ही रहती है। कभी कभी तुम भी कहीं घूम आया करो। अरे मैं तो भूल ही गई, पुराने स्कूटर पर घूमने में क्या मज़ा आएगा। भाई साहब से बोलकर अपना ही गाड़ी ले भी लो, इतनी भी क्या कंजूसी करना। अच्छा मिसेस काटजू, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। खून का घूंट पीती हुई नेहा गुस्से के मारे बिना जवाब सुने सीढ़ियों पर चढ़ गई। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह मिसेस काटजू के तानों से दुखी है या कांची के बैंक में अफसर होने पर। जो भी हो, एक बात तो अच्छी हो गई कि कांची दिन भर घर में नहीं रहती। उसे ज़्यादा छिपने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वो घर से निकलती ही कितना है। 2 बच्चों के साथ खटारा स्कूटर पर कहीं जाने से तो उसे घर में रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे भी नहीं जाना चाहते, उन्हें भी शर्म आती है, और पति भी कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। 8-10 दिन ऐसे ही बीत गए। नेहा की दिनचर्या में एक बड़ा फ़र्क आया था। वह यह कि उसने बालकनी में जाना लगभग बंद कर दिया था। वह चाहती थी कि जब तक हो सके बस कांची से सामना ना हो। रोज की तरह आज भी वह अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त थी। तभी माँ का फ़ोन आया। 3 दिन बाद छोटे भाई की सगाई थी। माँ ने आने का आग्रह करके फ़ोन रख दिया। कितने बदल गए हैं सब लोग। बदले भी क्यों ना, उसकी तरह फालतू कोई नहीं है। दोनों छोटी बहनें सरकारी स्कूल में टीचर हैं, भाई भी सरकारी अफसर है। पिताजी को गुजरे तो 3 साल हो गए। याद आते ही उसकी आंखें भर आई। मायके में माँ के अलावा उसे याद करने के लिए किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। बहनें और भाई जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर फ़ोन लगा लेते हैं। बस एक माँ ही है जो महीने में कम से कम एक बार फ़ोन करके हालचाल पूछ लेती हैं। पर इसमें सारा दोष भाई बहनों का तो नहीं है। मैं कौन सा उन्हें रोज़ फ़ोन करती हूँ। ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफा रिश्ता कोई कब तक निभाएगा, वो भी सिर्फ माँ ही निभा सकती है। अपनी मजबूरी पर उसका दिल जार जार रोने लगा। क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ, अपने भाई बहनों से बात करने का? उनके अलावा कौन है मायके में? फ़ोन का बिल देखकर पतिदेव ऐसे ऐसे विश्वास छोड़ते थे कि कलेजा छलनी हो जाता था। पर वह सब्र का घूंट पी लेती थी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। साल साल भर मिलना ही नहीं होता था। कम से कम फ़ोन पर बातें करके ही दिल को तसल्ली मिल जाती थी। पर उस दिन तो अति हो गई जब पतिदेव बरसे थे।
अगर इतना ही शौक है फ़ोन पर गप्पे लगाने का तो ज़रा घर से बाहर निकलकर 4 पैसे कमा कर दिखाओ। तब पता चलेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। घर बैठकर गुलछर्रे उड़ाना तो बहुत आसान है। सुनकर अपमान से तिलमिला उठी थी वह। सहने की भी कोई हद होती है। जी में तो आया कि चीख चीख कर कहें कि जब खुद यार दोस्तों से घंटों फ़ोन पर बतियाते हो तब बिल नहीं आता। मैं क्या अपनी माँ से भी बात ना करूं? पर कुछ कह ना सकी। बस तभी से बमुश्किल ही फ़ोन को हाथ लगाती थी वह। काश वो भी आत्मनिर्भर होती, उसके हाथ में भी 4 पैसे होते जिन्हें वह अपनी इच्छा से खर्च कर सकती। लो, ऐसे खुशी के मौके पर मैं भी क्या सोचने बैठ गई। मायके जाने के ख्याल से शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे कितनी सारी तैयारी करनी है। आज 10 तारीख तो हो गई, 13 तारीख को सगाई है तो 12 को निकलना पड़ेगा। सिर्फ कल का ही दिन तो बचा है। पतिदेव का मूड ना उखड़े इसलिए नेहा उनके पसंद का खाना बनाने में जुट गई। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद घर में ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच खाना बना हो। बड़ी चहक रही हो, कोई लॉटरी लग गई क्या? आज माँ का फ़ोन आया था, राहुल का रिश्ता तय हो गया है, 13 को सगाई है, चलोगे ना? सुनते ही पतिदेव के चेहरे की हंसी गायब हो गई। अरे मैं नहीं जा पाऊँगा, ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों की भी पढ़ाई का नुकसान होगा। शादी में तो सब लोग चलेंगे ही, अभी तुम अकेली ही चली जाओ। नेहा के सारे उत्साह पर पानी फिर गया, पर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। मायके के किसी भी प्रोग्राम में हमेशा ऐसा ही होता है। खैर एक तरह से अच्छा ही हुआ। बच्चों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। खर्च करने से बजट गड़बड़ा जाएगा। शादी में तो खर्च करना ही पड़ेगा। नेहा ने अपना सूटकेस खोलकर साड़ियाँ निकाली। कुल मिलाकर 4-5 भारी साड़ियाँ हैं जिन्हें वह कई बार पहन चुकी थी। और एकमात्र शादी में चढ़ाया गया सोने का हार, जिसे पहनने में भी अब उसे शर्म लगती थी। पर बिना पहने भी नहीं जाया जा सकता। पता नहीं घर के समारोह में भी इतना दिखावा क्यों करना पड़ता है। पिछली बार बहन की गोद भराई में उसकी सास ने तो ताना मार ही दिया था। लगता है नेहा को पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव है, इसलिए हमेशा यही हार पहनती है। अरे भाई अब तो नया ले लो, वो भी बेचारा थक गया होगा। हाल में सबके ठहाके गूंज उठे थे, पर कहाँ से ले नया हार? सोचते हुए उसने जैसे ही हार निकाला, अरे इसकी तो एक झुमकी ही टूट रही है। हाय अब क्या पहनूंगी? सोने का कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा। मंगलसूत्र तो बहुत ही हल्का है, अकेले उससे काम नहीं चलेगा। सुबह ऑफिस जाते वक्त इन्हें दे दूंगी, सुनार के यहाँ डाल देंगे, दिन में जाकर उठा लाऊंगी। परसों ही तो निकलना है। सुबह पति से मनुहार करके नेहा ने झुमकी सुनार के यहाँ पहुँचा दी। जल्दी जल्दी घर के काम पूरे करके वह झुमके लेने बाजार की तरफ चल पड़ी। बाजार पास ही था, इसलिए पैदल ही चल दी। मायके जाने के उत्साह में कांची कब उसके ध्यान से उतर गई उसे पता ही नहीं चला। उत्साह का आलम यह था कि जिस बंगले ने उसकी नींद उड़ा रखी थी उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं गया। तेज कदमों से चलते हुए वह सुनार की दुकान पर पहुंची। झुमके उठाकर जैसे ही वह पलटी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने कांची खड़ी थी, वो भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ पलों बाद दोनों को जैसे होश आया। खुशी से चीखते हुए कांची उससे लिपट गई। हाय, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे मुलाकात होगी। एक पल को तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि तू है या कोई और। कितनी बेडौल हो गई है, पर तू तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, जरा भी नहीं बदली। नेहा जबरन मुस्कुराते हुए बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या इसी शहर में रहती है? कहाँ है तेरा घर? तेरे पति क्या करते हैं? और बच्चे? अरे बस बस सांस तो ले ले, मैं कहाँ भागे जा रही हूँ। परसों राहुल की सगाई है, कान की झुमकी उठाने आई थी। मुझे कल ही निकलना है, आज बहुत काम है। बातें तो फिर होती रहेंगी। नेहा की बेरुखी कांची को समझ में ना आई। वह तो खुशी के मारे अपने ही रौ में बोले जा रही थी, अरे वाह क्या बात है, छोटा सा राहुल इतना बड़ा हो गया। हाय, पुराने मोहल्ले को देखने को इतना मन कर रहा है, पर अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। पहले ही बैंक से काफ़ी छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। आज भी घर में कुछ काम निपटाने थे, छुट्टी पर हूँ, नहीं तो मैं भी तेरे साथ चलती, सभी से मिल लेती। खैर कोई बात नहीं, तू जब लौट कर आएगी तो तेरी सारी बातें सुनकर ही वहाँ की यादें ताज़ा कर लूँगी। ले, तुझे देखकर तो मैं सब भूल गई। तू रुक, मैं ज़रा कड़े की डिज़ाइन सुनार को बता दूँ। उफ, जिस बला से बच रही थी वो इस तरह से मेरे सामने आएगी सोचा ना था। कहीं झुमकी ना देखने लगे। जल्दी से रुमाल में लपेटकर उसे पर्स में डाल लिया। कांची की आत्मीयता उसे दिखावा लग रही थी। जब वो मेरी हालत देखेगी तो ज़रूर पूछेगी कि क्या हुआ तेरे रूप सौंदर्य को, सपनों का राजकुमार नहीं आया लेने? पर अब तो इससे बचना मुश्किल है। नेहा रुआसी हो उठी।
चल अब बता तेरा घर किधर है? पहले मेरे यहाँ चलते हैं, चाय पियेंगे, फिर मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूँगी। दुकान से बाहर आते हुए कांची बोली, नहीं आज नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है। चुप रह, मैं कोई बहाना सुनने वाली नहीं। एक आध घंटे में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चल बता किधर है तेरा घर? पास में ही है, सतगुरु अपार्टमेंट में रहती हूँ मैं। सुनते ही कांची लगभग उछली पड़ी। क्या बात कर रही है? उस अपार्टमेंट के सामने ही तो मेरा बंगला है। हद हो गई यार, हम दोनों 10 दिनों से एक दूसरे के इतने पास रह रहे हैं और एक दूसरे को दिखे भी नहीं। ये तो कमाल ही हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त मेरे पड़ोस में रहती है। अब हमारा बचपन फिर से जी उठेगा। कांची खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अरे क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कई पुरानी बातें याद तो नहीं कर रही? मैं तो वो सब कब का भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। बातों बातों में घर ही आ गया। चल चाय पीते हैं। कांची ने कार बंगले में पार्क करते हुए कहा, नहीं नहीं फिर आऊँगी। चल ना यार। कांची उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। बंगले की शानो शौकत देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। साज सज्जा के ऐसे ऐसे सामान, ऐसी दुर्लभ पेंटिंग्स, आलीशान फूलदान, जिधर नज़र जाती ठहर जाती। ये सब तो उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था या तो उसका सपना था। कहाँ खो गई? चल बेडरूम में बैठते हैं। नेहा मंत्रमुग्ध सी उसके पीछे चल पड़ी। यहाँ आराम से बैठ। भोला जरा चाय नाश्ता तो लाना। नेहा जैसे ही बैठने को हुई उसकी नज़र बेड पर बिखरे जेवरों पर पड़ी। आश्चर्य के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इतने सारे जेवर, वो भी एक से बढ़कर एक। तू भी क्या सोचेगी, कैसा फैला हुआ पड़ा है। तू तो जानती है मुझे शुरू से ही सादगी में रहना पसंद है, पर इनकी बिजनेस की पार्टियों में इनकी खुशी के लिए मुझे यह सब पहनना पड़ता है। रात को एक पार्टी में गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, तो सारे निकाल लिए। रखने का वक्त ही नहीं मिला। ये भोला भी अभी तक चाय नहीं लाया। तू बैठ, मैं अभी देख कर आती हूँ। कांची उसकी मनोस्थिति से पूरी तरह से बेखबर थी। नेहा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नज़र तो डायमंड नेकलेस पर अटक गई थी, जो बिल्कुल उसके पास ही पड़ा था। इतना खूबसूरत नेकलेस तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, ना ही वह उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकती थी। अगर ये मैं राहुल की सगाई पर पहनकर चली जाऊं, तो सारे रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और मुंह पर ताले पड़ जाएंगे। अगर मांगूं तो कांची क्या सोचेगी? नहीं नहीं, चुपचाप उठा लूं तो? पर कहीं किसी ने देख लिया तो? कोई भी तो नहीं है। उसने पर्स से रुमाल निकालकर नेकलेस पर पटक दिया, इधर उधर देखा और झट से रुमाल के साथ नेकलेस उठाकर पर्स में डाल लिया। नौकरों के भरोसे कोई काम नहीं होता। ले गर्मा गर्म चाय पी। कांची ने बेडरूम में घुसते हुए कहा। नेहा ने इतनी गर्म चाय एक घूंट में ही पी ली और उठ खड़ी हुई। अरे बैठना। नहीं, मैं तो भूल गई, मुझे प्रेस वाले के यहाँ से साड़ियाँ भी उठानी है। मैं फिर आऊँगी। कांची के कुछ कहने से पहले ही उसने ऐसी दौड़ लगाई जैसे उसके पीछे भूत पड़े हो। घर में घुसकर ही सांस ली। धम से कुर्सी पर बैठ गई। जब सांस में सांस आई तो एहसास हुआ कि ये क्या कर दिया। हाय, मैंने चोरी की, वो भी कांची के यहाँ। ये चोरी थोड़ी ही है, 2-3 दिन की ही तो बात है। शादी से लौटकर उससे मिलने जाऊंगी और धीरे से रख दूंगी। मन के दूसरे कोने से आवाज़ आई। पर्स से नेकलेस निकालकर आईने के सामने गले पर लगाते ही नेहा की सारी ग्लानि बह गई। वाह क्या लग रही हूँ मैं, सब देखते रह जाएंगे। उसने जल्दी से नेकलेस को सूटकेस में रख लिया। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पतिदेव के आने में अभी वक्त था। कई दिन बाद उसने बालकनी का दरवाज़ा खोलकर ताज़ी हवा को महसूस किया। तभी नेहा के घर की डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोलने पर सामने उसने कांची को खड़ा पाया। उसे देखकर वह हड़बड़ा गई और उसे लग रहा था कि उसने ज़रूर उसकी चोरी पकड़ ली है और अब वह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने आई है। नेहा ने सोच लिया था कि अगर कांची ने कुछ भी कहा तो वह साफ मुकर जाएगी और बोल देगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, और वह उसके घर खुद नहीं गई थी। कांची ज़बरदस्ती उसे अपने घर लेकर गई थी और अब उसके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। मन ही मन नेहा ने बहुत कुछ सोच लिया था, क्योंकि गलती तो उसने कर दी थी। लेकिन कांची ने ऐसा कुछ नहीं कहा और बोली, मैं तो तुम्हारा घर देखने आ गई, मुझसे रहा नहीं गया। और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि कांची से क्या बात करे, क्योंकि अपनी की हुई गलती के कारण उसे ग्लानि हो रही थी और डर भी लग रहा था कि आगे क्या होगा और कहीं उसके पति इस बीच यहाँ ना आ जाए और उन्हें सब कुछ पता चल जाए। खैर, कांची ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और बोली, चलो नेहा, अब मैं चलती हूँ। तुम राहुल की सगाई से लौट कर आओ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। नेहा भी चाहती थी कि कांची जल्दी से जल्दी उसके घर से चली जाए,
क्योंकि उसे घबराहट हो रही थी। इतना बड़ा कांड जो कर रखा था उसने। नेहा उसे छोड़ने दरवाजे तक आई तो कांची ने नेहा के हाथ में डायमंड ईयररिंग्स रखते हुए कहा, यह उस नेकलेस का सेट है जो तूने मेरे बेड पर से उठाया था। उसके साथ इसे भी पहनेगी तो अच्छी लगेगी। मुझे पता है तेरी कोई बहुत मजबूरी होगी जो तुमने ऐसा किया, पर तू इतनी खूबसूरत है, पूरा सेट पहनेगी तो और खिलेगी। और हाँ, यह मेरे खुद के कमाए गए पैसों से खरीदा गया है, ना कि मेरे पति ने दिया है। इसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुझे यह गिफ्ट है। नेहा हैरान होकर चिढ़ने लगी और बोली, क्या बकवास कर रही है? कौन सा नेकलेस? तुम मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो? कांची ने बोला, अरे चिढ़ क्यों रही है? मैं तो तेरी दोस्त हूँ और मैं तेरे ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रही। तुम हक से मेरी चीज़ ले सकती हो और तुमने हक से ले ली, पर ईयररिंग्स भूल गई जो मैं तुम्हें देने आई थी। कांची जाने लगी तो नेहा ने उसे रोका और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की? कांची ने बोला, मेरे घर में कई नौकर चाकर हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं था। अब तो नेहा की हालत ख़राब हो गई। फिर भी उसने हिम्मत करके बोला, क्या बकवास कर रही हो? बेडरूम में कैमरे कौन लगवाता है? कांची ने बोला, बिल्कुल हमने लगवा रखे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है और जब हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो कैमरे ऑफ रहते हैं, लेकिन जब घर में नौकर होते हैं तो कैमरे ऑन रहते हैं। संजोग से जब तुम मेरे घर आई थी उस वक्त बेडरूम के कैमरे ऑन थे। यह सब कुछ सुनकर नेहा शर्म से ज़मीन में गड़ रही थी और कांची वहाँ से जा रही थी, यह बोलते हुए कि मुझे पता है तुम्हारी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन जब भी दिल करे तो अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं अभी भी तुम्हारी वही बचपन वाली दोस्त हूँ, शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। बहुत पहले तुम्हें कुछ समझाया था तो तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया था, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं थी और ना ही आज है। कभी भी किसी भी तरह की मदद या सलाह की ज़रूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। और भूल जाओ आज जो कुछ भी हुआ। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने अगर ऐसा कुछ किया है तो तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। तुम्हें आज भी मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे किसी तरह के कोई जवाब नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आज भी मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। तुम अपने दिल का दर्द मुझसे बांट सकती हो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। कांची के मुंह से यह सारी बातें सुनकर नेहा अब टूटने लगी थी और वह कांची के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर रोते रोते अपने सारे हालात और स्थिति नेहा ने कांची को बता दी और साथ ही साथ यह भी बोला कि मैं ही बेवकूफ़ थी, ना कभी तुम्हारी सुनी ना अपने माँ बाप की, जिसका फल आज मुझे बखूबी मिल रहा है। नेहा ने अपने दिल का सारा दर्द कांची के सामने खोल कर रख दिया था, क्योंकि आज उसके बचपन की प्यारी सहेली वापस मिल चुकी थी, जिसके साथ वह अपना सारा दुख दर्द, सारी खुशियाँ बांटती थी। कांची ने नेहा से बोला, तुम्हारे घर के हालात देखकर मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें आर्थिक दिक्कत है और पढ़ाई तुमने की नहीं। मुझे पता है पढ़ाई में नहीं, लेकिन मेकअप और सजने संवरने और सिलाई कढ़ाई में तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। बैंक कई तरह के काम के लिए लोन देता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवा सकती हूँ और तुम अपना अच्छा खासा सलून या बुटीक वगैरह खोल सकती हो, जिससे अच्छी इनकम होती है। तुमने खुद को घर की चार दीवारी में बंद कर लिया है। अरे घर से बाहर निकलो, बहुत रास्ते हैं आगे बढ़ने के और सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने के। खुद को मौका देकर तो देखो, आगे के रास्ते खुद ब खुद मिलते जाएंगे। मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए उसी तरह खुले हैं जैसे बचपन में खुले थे। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा और उम्मीद है तुम ज़रूर आओगी। कहकर कांची अपने घर की तरफ चली गई। नेहा मन ही मन सोच रही थी कि कांची हर तरह से उससे बेहतर थी, है और रहेगी, लेकिन फिर भी घमंड उसको नहीं था बल्कि नेहा को था, जो कि कब का टूट चुका है। नेहा ने पक्का फैसला कर लिया था कि अब वह अपने दम पर कुछ करके दिखाएगी, ताकि जो हर दिन उसे अपने पति से जलील होना पड़ता है उसका वह जवाब दे सके। आज नेहा बहुत खुश थी, क्योंकि बरसों के बाद उसे उसकी बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई थी।